वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग मेगा रिवीजन प्रोग्राम में सेट एफ डिस्कस करेंगे। और जो ये सेट एफ है ये आपके 2023 का बोर्ड का पेपर है। 2023 में जो बोर्ड के पेपर आए थे उसमें 5 आए थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। 5 जो कि हैं ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन होता है हमारा एसिटिलीन, C2H2। इथाइन का ही कॉमन नेम एसिटिलीन है। ठीक है, तो क्या होगा एसिटिलीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसके साथ एक एक हाइड्रोजन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जिसमें 2 कार्बन एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होगा और दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, जिसके कारण इसका शेप लीनियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल इज मोर स्टेबल। एक हमारे पास टर्सरी है क्योंकि कार्बन के साथ 3 मिथाइल है, इसमें कार्बन के साथ 2 मिथाइल है। सेकेंडरी, ये प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्सरी। तो टर्सरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। और प्लस आई ग्रुप जो है फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है क्योंकि फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन लुईस एसिड होते हैं, या बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी प्लस आई ग्रुप बढ़ाएगा। और इसमें टर्सरी में 3 प्लस आई ग्रुप है, इसमें 2 प्लस आई ग्रुप है, इसमें 1 प्लस आई ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा टर्सरी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट IUPAC नेम ऑफ CH3 होल 3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो CH3 होल 3 के साथ यहाँ पे एक कार्बन एटम होगा, कार्बन के साथ। ठीक है, तो कार्बन के साथ 3 CH3 लगाया, CH डबल बॉन्ड CH2, तो 4 कार्बन का चेन हो गया। थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल, तो 3 डाईमिथाइल। और 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन दोनों हम लोग लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन CrO5, अगर हम लोग सिंपल रूल से निकालें इसका Cr का, x मान लें 5 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 10 0, x इक्वल्स टू +10, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 10 नहीं हो सकता है। और इसका 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज है, 4 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बॉन्ड से जुड़ा है। और इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 -1 -1 -1, यहाँ पे -2। तो देख लो x -2 और 4 -1 है, तो -4 लिख देते हैं इक्वल्स टू 0, तो x -6 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से +6, ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा क्रोमियम का। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेल्टा H फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज पॉजिटिव और निगेटिव। सिर्फ डेल्टा H की बात किया है, तो कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो डेल्टा H अगर निगेटिव होता है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। वैसे इसमें कुछ लिमिटेशन था, जिसके बाद एंट्रोपी देखते हैं, डेल्टा H ग्रेटर देन 0 स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशन थे। तो हम लोग फिर उसके बाद चेक करते हैं डेल्टा G से। डेल्टा G होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, जिसका डेल्टा G नेगेटिव होगा वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा H की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव और निगेटिव में पूछा है तो हम लोग आंसर निगेटिव लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। इसमें क्रोमियम अंडरलाइंड है और इसमें मैग्नीज अंडरलाइंड है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x मान लो, पोटासियम का +1 होता है तो 2 इंटू +1, 2 क्रोमियम है तो 2x, 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 इक्वल्स टू 0, तो 2 इंटू +1 +2 हो गया, +2x -14 0, 2x -12 0, तो x की वैल्यू +6। सिमिलरली यहाँ पे Mn का निकालना है, तो पोटासियम का +1 होता है, Mn का x मान लो, 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का -2 इक्वल्स टू 0, तो +1 + x -8 0, तो x -7 हो जाएगा हमारे पास 0, तो x की वैल्यू +7। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कैलकुलेट pH ऑफ 1 इंटू 10 का पावर -3 मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। pH निकालना है, तो डायरेक्ट मैं निकाल के बता देता हूँ। pH के लिए हमें कंसनट्रेशन ऑफ H+ चाहिए, तो आप डायरेक्ट देखो कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालना है। ये कॉमन आयन इफेक्ट लगा के निकाला है, कोई ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, आंसर सेम आएगा। तो डायरेक्ट आप निकालना
1 इंटू 10⁻³ मोलर दिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, एक सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H प्लस है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है उसका डबल होगा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻³ मोलर। तो अब हम लोग यहाँ से pH निकाल सकते हैं माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन 2 इंटू 10⁻³ तो क्या आ जाएगा माइनस लॉग, माइनस को बाहर कर दो, 2 प्लस लॉग बेस 10⁻³ ठीक है। तो माइनस लॉग बेस 10 2 माइनस अंदर करोगे तो माइनस लॉग बेस 10⁻³ ठीक है। तो माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस 3 लॉग m का पावर n लॉग m होता है, तो माइनस 3 इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो माइनस 0.3010 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 2.699। तो देखो इसका भी यही आंसर आया था, यहाँ से भी यही आ रहा है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक्सप्लेन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कंटेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी, डेल्टा H कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होगा उसके इक्वल होगा। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जब हमारा एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, तो सॉल्ट और वाटर बनता है अगर अरहेनियस एसिड और अरहेनियस बेस हो, तो 1 मोल वाटर जब फॉर्म होगा करस्पॉन्डिंग एसिड एंड बेस से, तो उसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे NaOH प्लस HCl रिएक्शन करके बना रहा है NaCl प्लस वाटर, तो जब 1 मोल वाटर बने तो इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। फर्स्ट है मीथेन, मीथेन में कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी ठीक है, और शेप टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि sp3 विदाउट लोन पेयर है तो शेप टेट्राहेड्रल होगा। दूसरा है Bf3, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 होगी तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, पीरियड और ग्रुप में इसका ट्रेंड बताना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो इंथैल्पी चेंज होगी, जनरली इसकी वैल्यू निगेटिव होती है, तो इसीलिए जनरली कुछ बुक में देखोगे एनर्जी रिलीज लिखता है व्हेन ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस एनायन, गैसियस एनायन का फॉर्मेशन करता है, तो इसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब पहला है बताया वेरिएशन अलोंग पीरियड, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के, तो साइज डिक्रीज करता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज करेगी। सिमिलरली ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जनरली डिक्रीज करेगी। फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन आएगा, ऑक्सीजन सल्फर में एक्सेप्शन आएगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में एक्सेप्शन आता है ड्यू टू ए स्मॉल साइज ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m या ml से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है ठीक है ना, और इसकी वैल्यू -L2 + L होती है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमें, राइट एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। बेंजीन है C6H6 होता है तो इसका सिंपल रेशियो क्या होगा 1:1, तो एम्पेरिकल फार्मूला CH, मॉलिकुलर फार्मूला C6H6। एसिटिक एसिड CH3COOH होता है तो मॉलिकुलर फार्मूला क्या हो गया कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, तो एम्पेरिकल फार्मूला 2 कॉमन आ जाएगा C1H2O CH2O ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है 3 मार्क्स वाली क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विथ एग्जाम्पल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, अगर कभी फिजिकल या केमिकल चेंज हो तो इन फिजिकल एंड केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे 100 ग्राम HgO है, हीट किया तो 92.6 ग्राम मरकरी और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन बन रहा है,
तो मास ऑफ रिएक्टेंट 100 ग्राम है, मास ऑफ प्रोडक्ट भी 100 ग्राम है, तो दोनों इक्वल है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टेट एंड एक्सप्लेन डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या बताया था? अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है, तो इसमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होगा, ठीक है ना। और इससे इक्वेशन आया था लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, दैट इज एच अपॉन एम वी। और इसको प्रूव करते हैं हम लोग। अगर हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट लें तो ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, सॉरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से आता है ई इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, इक्वेशन 1 मान लो। और दूसरा हमारा आता है आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन से ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा बच्चे? एच सी अपॉन लेमडा इक्वल्स टू एम इंटू सी स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हमारा? लेमडा इधर कर लो, तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू सी। तो ये लाइट के लिए सी है, जब इसे किसी और पार्टिकल से रिप्लेस करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? वी, एच अपॉन एम वी। और एम इंटू वी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? एम इंटू वी को ही हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। तो एच अपॉन पी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। गिव द डिफरेंसेस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है? जो बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, और एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्ड को डिस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है कंपेरेटिवली लो होगा, इसका हाई होगा। इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसमें डिस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। इसको हम लोग सिग्मा एंड पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरोन। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला Na+ इलेक्ट्रॉन, इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज़्यादा होती है, जबकि बोरोन का साइज छोटा है। ऐसा क्यों? बेरिलियम का कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, बोरोन में 1s2 2s2 2p1। तो ये क्या है? कम्प्लीटली फिल्ड है, ये नाइदर हाफ नॉर फुल। जो कम्प्लीटली फिल्ड होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये मोर स्टेबल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। 17 में न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन 3/2O2 से O3 बन रहा है, ठीक है। 298 केल्विन पे Kp फॉर द रिएक्शन दिया हुआ है 2.47 इंटू 10⁻⁻29। Kp का वैल्यू दिया हुआ है और हमें निकालना है डेल्टा जी नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, Kp दिया हुआ है। तो फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट क्या होता है? -2.303 RT log base 10 K इक्विलिब्रियम। K इक्विलिब्रियम का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो 2.303, R की वैल्यू जूल में 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, log base 10 Kp का वैल्यू हमने पुट कर दिया, और इसको फिर log की वैल्यू पुट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन बताना है। तो डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी नॉट, ठीक है ना, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log base 10 K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बदले यहाँ पे रिएक्शन कोसेंट ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा डेल्टा जी नॉट है। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी है, Q रिएक्शन कोसेंट है, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अभी देखेंगे जब इक्विलिब्रियम आएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होती है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो डेल्टा जी 0 हो गया, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log base 10, Q के जगह पे K रखेंगे, तो इसको इधर कर लो, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा -2.303 RT log base 10 K। यहीं तक छोड़ सकते हो। अब इसको एल के टर्म में निकाला है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी हम लोग छोड़ सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास।
एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। एंथैल्पी होता है हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये स्टेट फंक्शन होता है, डेल्टा एच का वैल्यू क्यू पी के इक्वल होगा। एंट्रोपी होता है इट इज़ डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रेंडमनेस, डेल्टा एच होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। 20 में क्या बोला गया है, राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के पॉजिटिव पॉइंट्स मतलब मेरिट्स और नेगेटिव का मतलब डिमेरिट्स। तो मेंडलीफ लेड मोर स्ट्रेस ऑन सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज रेदर देन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उन्होंने अरेंज किया था मेंडलीफ ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, लेकिन उसको भी इन्होंने फॉलो नहीं किया, इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक साथ रखा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए खाली जगह छोड़ दिया। ठीक है, और इन्होंने टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, मेरिट्स। डिमेरिट्स क्या है, जो हाइड्रोजन है इसका कोई पोजीशन क्लियर नहीं था, इसको हम लोग ग्रुप 1 में भी रख सकते थे, मतलब अल्कली मेटल के साथ भी रख सकते हैं और इसको हेलोजन के साथ भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एनोमेलस पेयर बने थे जिसको हमने याद रखने के लिए बताया था, आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पानी क्यों नहीं। ठीक है ना, पोटासियम का एटॉमिक मास 39 है, ऑर्गन का होता है 40। पहले पोटासियम आना चाहिए फिर ऑर्गन आना चाहिए, लेकिन पहले ऑर्गन आता है फिर पोटासियम आता है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, 18 19 है। उसी तरह टेल्यूरियम और आयोडीन में उल्टा हो जाता है, थोरियम और पोलोनियम में उल्टा हो जाता है, कोबाल्ट और निकल में उल्टा हो जाता है। उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप ये एक्सप्लेन नहीं करता है, सब ग्रुप में क्या रिलेशन है उसे ये एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कीन अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, अल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन कर देंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अल्कीन इथिन और वाटर देगा। दूसरा इसमें पूछा गया है HBr के साथ रिएक्शन, प्रोपीन में HBr ऐड करें तो इसमें मार्कोनिकोव एडिशन होगा और 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, और वाटर ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड यहाँ पे होगा। जब इसमें वाटर ऐड करें सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो इसमें भी मार्कोनिकोव अकॉर्डिंग एडिशन के अकॉर्डिंग OH का एडिशन होगा, यहाँ पे OH यहाँ पे H ऐड होगा, प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ मच वाटर इज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले हमें मास दिया है हाइड्रोजन का 6 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, तो हाइड्रोजन के मोल क्या होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास 6/2 3 मोल। ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास 32/32 1 मोल। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मोल निकल गए। रिएक्शन कैसे होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बना रहा है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे और दोनों का मोल, हाइड्रोजन 3 मोल है, ऑक्सीजन 1 मोल है। तो शॉर्ट मेथड हमने बताया था, हाइड्रोजन के कोफिशिएंट से मोल को डिवाइड कर दो, तो 3/2 कितना हो गया, हाइड्रोजन 1.5, ऑक्सीजन का 1 है, इसके कोफिशिएंट 1, 1/1 क्या हो गया 1। अब इस दोनों में जो छोटा होगा 1 छोटा है, दैट इज ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, जो छोटा होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब एक ऑक्सीजन से 2 वाटर बन रहा है, सिंस 1 मोल ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल वाटर। ठीक है ना, तो हमारे पास ऑक्सीजन था कितना, ऑक्सीजन के 1 मोल ही थे, तो मतलब वाटर 2 मोल बनेगा, तो मास ऑफ वाटर मोल इंटू मोलर मास 2 × 18 दैट इज 36 ग्राम। तो यहाँ से वाटर का मास कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इनमें बोला गया है समटाइम्स रेड कलर इज नॉट प्रोड्यूस इन लेसाइन टेस्ट, इवन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन व्हाई। तो बच्चे देखो, लेसाइन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट होता है, कोवैलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम लोग उसके बाद जिसका टेस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करते हैं। जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो अगर हमारे पास सिर्फ नाइट्रोजन होता, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन भी होगा, तो सोडियम जो है कार्बन और नाइट्रोजन के साथ सोडियम साइनाइड बनाता। ठीक है, फिर वो पर्सियन ब्लू कलर देता है फेरस सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो, तो जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो तो सोडियम थायोसाइनेट बनाएगा NaSCN, जिसका कलर ब्लड रेड होता है। लेकिन अगर NaSCN को हम लोग एक्सेस ऑफ सोडियम में हीट करें तो ये NaCN और Na2S बनता है। जब NaSCN बनेगा ही नहीं तो ब्लड रेड कलर नहीं बनेगा।
तो यही हमें एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। 24 कहाँ, ये यही है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप्स है, जिसमें हम लोग एक कॉलम लेते हैं, ठीक है ना, नीचे एक स्टॉप कॉक लगा देते हैं, इसके सरफेस पे एडजॉर्बेंट लगाते हैं। एडजॉर्बेंट क्या करता है कि सब्सटेंस को एडजॉर्ब करता है, जो फिक्स फेज होता है, ठीक है। इसके पास बाद इसमें सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके इम्प्योर सब्सटेंस डालते हैं। तो जिसकी एडजॉर्प्शन की कैपेसिटी ज़्यादा है वो पहले एडजॉर्ब हो जाएगा, उससे कम वाला नीचे एडजॉर्ब होगा, उससे कम वाला नीचे एडजॉर्ब होगा, फिर जो सॉल्वेंट है वो नीचे से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से सारे सब्सटेंस सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन वाला था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है 25, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। 5 टर्म है, मतलब इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच हैव आइदर पॉजिटिव चार्ज और इनकम्प्लीट ऑक्टेट। या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पहले ही बोल दिया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हो सकता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इस फॉर्म में लिखा है तो ये भी लिखना पड़ेगा, या सेंट्रल एटम के साथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा होगा, जैसे कि CH3+, Cl+, BF3। न्यूक्लियोफाइल होगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैविंग निगेटिव चार्ज और डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन इंटरमीडिएट, जब हम लोग किसी रिएक्शन को करते हैं तो उसमें जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो शॉर्ट लाइफ पीरियड का स्पीसीज फॉर्म होता है, उसे रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। जैसे फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बोकटाइन, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल एट्सेट्रा, ठीक है, ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इंडक्टिव इफेक्ट, जब हमारे किसी कार्बन चेन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हो तो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट है, जिसमें अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा। तो इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करके एक एक एग्जाम्पल देने थे, ठीक है। नेक्स्ट है 5 मार्क्स में आया है आपका नोमेनक्लेचर। देखो यहीं पे करके बताता हूँ। देखो ये एल्डिहाइड है तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 2, 3, 4। थर्ड पे कीटोन है तो कीटोन को कीटो या ऑक्सो लिख सकते हैं। तो 3 ऑक्सो, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेनल। यहाँ पे देखो 1, 2 कार्बन का चेन है, इधर 2 क्लोरीन था तो नंबरिंग यहाँ से की, इधर 1 ही था तो 1, 1, 2, 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन का चेन है तो इथेन। यहाँ पे देखो इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दोगे CH3 N के साथ इथाइल है तो 2 कार्बन का चेन, यहाँ पे प्रोपाइल है तो 3 कार्बन का चेन, 1, 2, 3 तो लॉन्गेस्ट 3 कार्बन का चेन होगा। तो N पे 1 मिथाइल है, 1 इथाइल है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेन, 1 एमाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल और ट्रिपल दोनों है तो डबल बॉन्ड को लिस्ट पोजीशन देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन का चेन है, 2 डबल बॉन्ड है तो हेक्स में A लगाएंगे, 6 के लिए हेक्स, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो A लगाया, हेक्सा, 1, 3 डाइइन, 5 पे आइन है। यहाँ पे देखो 3 कार्बन का चेन बन रहा है, 2 पे सब्सटीट्यूएंट बच गया मिथाइल तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, डिफाइन कन्फॉर्मेशन, डिस्कस कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन विथ वेरियस मेथड्स आउट ऑफ स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स्ड विच इज़ मोर स्टेबल। तो पहले कन्फॉर्मेशन का हम लोग क्या देंगे, डेफिनेशन देंगे। ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है जो बनता है ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 2 फॉर्म होते हैं, स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स्ड। प्रोजेक्शन इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक सॉ हॉर्स, दोनों को वाई लिखेंगे तो एक्लिप्स्ड, एक को सीधा वाई, एक को उल्टा वाई लिखेंगे तो स्टेगर्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है सॉ हॉर्स के बाद न्यूमैन,
इसमें एक कार्बन को डॉट, दूसरे को बॉल। जब दोनों 0 डिग्री पे होगा तो एक्लिप्स्ड, जब दोनों अपोजिट हो जाएंगे तो स्टेगर्ड। अब एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वो भी लिखेंगे। जो स्टेगर्ड है इट इज़ मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होते हैं, तो स्टेरिक रिपल्सन मिनिमम होगा। स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन, इथेन का ही पूछा, इसी का लिख देते हैं, इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड फॉर्म क्यों? ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ऑप्शन में, गिव फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन हेलोजिनेशन। बेंजीन का हेलोजिनेशन, हेलोजन के साथ लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो हेलो बेंजीन और HCl बनेगा। सल्फोनेशन, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे SO3 के प्रेजेंस में तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और वाटर बनेगा। नाइट्रेशन, बेंजीन का रिएक्शन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो नाइट्रोबेंजीन और वाटर बनेगा। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। अल्काइलेशन में हेलो अल्केन के साथ रिएक्शन करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो अल्काइल बेंजीन बनेगा और वाटर बनेगा, अल्काइल बेंजीन और HCl। और अगर इसी का फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन लिखें तो हेलो अल्केन के साथ एसाइल क्लोराइड ले लेते हैं, हेलो अल्केन के बदले एसाइल हैलाइड ले लेंगे। बेंजीन का रिएक्शन CH3COCl के साथ करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो एसीटोफिनोन बन जाएगा COCH3 + HCl। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया, स्टेट एंड एक्सप्लेन ली चेटेलियर प्रिंसिपल, प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले ली चेटेलियर प्रिंसिपल बताएंगे, अगर कोई रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में है उसमें कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ भी चेंज करें तो इक्विलिब्रियम अनबैलेंस्ड हो जाएगा। वो रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम में आने के लिए आइदर फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और कैसे चेंज होगा वो बता दिया है, उतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी। अब हमें क्यों नहीं थी, क्योंकि हमें 2 अलग से पूछा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन 2 अमोनिया और 92.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम रखते हैं तो फॉरवर्डेड रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर कम रखेंगे तो यील्ड ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अब इसमें देखो प्रोडक्ट में 2 गैस है, रिएक्टेंट में 4 है, तो प्रोडक्ट साइड कम गैस है तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उधर मूव करता है जिधर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। तो डेल्टा Ng <0 है, इसलिए प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दूसरा है N2O2 2NO, डेल्टा H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, N2 + O2। ठीक है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यील्ड ज़्यादा आएगा। डेल्टा Ng 0 है तो प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फॉलोइंग, 3 टर्म है। पहला है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट होना चाहिए, एस्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, एस्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है ना, इन एनी सेचुरेटेड सॉल्यूशन विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन एनी रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे A2B 2 ट्राई 2A+ और B-, तो KSP क्या होगा, A+ का पावर 2, कोफिशिएंट 2 है, B- का पावर 1। ठीक है, KSP और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन A का वैल्यू पुट करके हम लोग बता सकते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, जब हम लोग किसी वीक एसिड जैसे HA है, वीक इलेक्ट्रोलाइट H + A- में डिसोसिएट होगा रिवर्सिबली, में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें जिसमें कोई आयन कॉमन हो तो उस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा प्रोडक्ट के साइड, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। मतलब जो डिसोसिएशन था वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चेटेलियर प्रिंसिपल।
ठीक है, तो वही बताया, जब H प्लस आयन इसमें कॉमन होगा तो कंसनट्रेशन बढ़ेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो H का डिसोसिएशन कम होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तीसरा है एसिड एंड बेस विथ ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है तो वो एसिड होगा, और अगर कोई सब्सटेंस H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो वो ब्रोंस्टेड बेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पेपर को डिस्कस किया।